नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और मैं हूँ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी। सर जी, पहले तो नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत। नमस्कार। आपसे बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ बात करना है क्योंकि भारत की राजनीति के बारे में आपने जो बोला था कि ये पूरी राजनीति उल्टी-सीधी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा और आप एक अकेले आदमी थे पूरे देश के अंदर जिसने बोला था कि पूरा सब चेंज होगा, आप वेट करिए। तो सर अगर आप आज जो बीजेपी और मोदी साहब की राजनीति को देखते हैं, बंगाल, महाराष्ट्र और हर जगह जो पूरा उथल-पुथल हो रखा है, आप कैसे देखते हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग? तो देखो, मोदी शाह की रणनीति आपको समझनी पड़ेगी तो आज हमको अजीत डोभाल भी समझना पड़ता है। हमारे कॉलेज में एक यूएस कुलकर्णी नाम का हमारा साथी था। हुँ, तो वो जो कैरम खेलता था ना, तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि वो उसके हाथ में स्ट्राइकर गया तो इस ढंग से खेलता था कि एक भी जो ये है वो नेक्स्ट टाइम कहाँ होगी पता नहीं। वो पूरा घुमाता था, निकालता था एक दो, लेकिन गोलियां तो एक दो निकालेगा, लेकिन पूरा का पूरा बोर्ड घुमाता रहता था। तो मोदी और शाह और डोभाल, इनकी राजनीति जो है वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो आपको अंदाज नहीं लगने देते कि क्या है। तुमने कल देखा था कि दिल्ली में कैनॉट प्लेस यहाँ है, आज जाओगे तो कैनॉट प्लेस बदल गया। तो आप क्या कर पाओगे? आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते। अब सोचिए, आपकी बंगाल का चुनाव जीतने के बाद अपना चीफ मिनिस्टर लाना है, उसके बाद क्या क्या करना है, ये पहले से तय था ना, पहले से तय था। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा ख्याल है कि ये पंजाब भी जीत जाएंगे जिस ढंग से जा रहे। उनका टारगेट पंजाब है, इसलिए तमिलनाडु और केरल को उन्होंने देखा तक नहीं है। जो होता है होने दो, अभी वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अन्नामलाई को चुप बिठाया था, चुनाव खत्म होने के बाद अलग किया। इसका मतलब उनको साउथ में अभी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम जिसको ये विभाजन बोलते हैं, पंजाब और बंगाल, ये दो प्रोविंस ऐसे थे कि एक्चुअली वहां विभाजन हुआ है। हुँ, तो बंगाल तो अभी हो गया एक ढंग से, वो बांग्लादेश को अब कंट्रोल में ला रहे हैं। पंजाब अभी इम्पोर्टेंट है। और देखो आप कि बंगाल के रिजल्ट आने के बाद अचानक से पाकिस्तान के लोग इंडस सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट लेने लगे। तो कहाँ कहाँ कैसे गेम चल रहे हैं इसका अंदाज नहीं लगता। वो ध्यान रखना पड़ता है, ये कल इधर था, आज इधर है, कल परसों उधर जाएगा। तो ये उनका तरीका होता है, उनका तरीका वो होता है। वो सामने वालों को पक्का अंदाज नहीं मिलने देते कि हम क्या करने वाले। तो आप एक बॉलर को लाओगे, एक रन निकाल कर वो बैट्समैन उधर जाता है, उधर का यहाँ आ जाता है, फिर वो तोड़ना शुरू करता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी चेंजिंग रखना, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। अब देखो, पंजाब में चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन चर्चा चड्ढा पर और पाठक पर नहीं हो रही। हुँ, ये दो मोहरे ऐसे हैं कि जिन्होंने पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीता कर दिया। जो स्ट्रैटेजी बनाने वाला था वो संदीप पाठक था, और राघव चड्ढा एक तरीके से मैनेजमेंट करने वाला, एक जगह बैठने वाला। अब ये दोनों पिछले 15 दिन से 20 दिन से बीजेपी में आने के बाद क्या कर रहे उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन पूरा पंजाब का पॉलिटिक्स है वो डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहा है। आम आदमी को वालों को पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या करना है। कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया, अकाली तो डूब गए। तो इनका टारगेट मुझे ऐसा लगता है पंजाब में कि जो अकेले लड़े थे 5 साल पहले, तो 4-4.5% वोट था। लोकसभा में इन्होंने अकेले लड़कर 18% तक लाया। तो इनका टारगेट मुझे लगता है कि और 8-10% बढ़ाएंगे, और 4 कॉर्नर ये हो जाता है तो मेजोरिटी तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ा उनका तुरुप का एक्का अगर कोई है तो ड्रग्स है। ड्रग्स का मतलब एक एक घर में नशेड़ी का जो प्रॉब्लम है वो मैं 3 साल में सॉल्व करूंगा। ये जो भाषा अमित शाह बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल बंगाल जैसी।
आपको मालूम होगा कि बंगाल में उन्होंने लोगों को एश्योर किया था कि आपको ममता की गुंडागर्दी से मुक्ति दे दूंगा, और वो सबसे बड़ी बात थी। जिस ढंग से आज भी कल परसों 2 महीने बाद भी महुआ मोहित्रा पर अंडे फेंके गए, तो वो जो लोगों से कनेक्ट हुआ है कि बस गुंडागर्दी से मुक्ति चाहिए, तो यहां भी हो सकता है कि भाई नशा जो है उससे मुक्ति तो सिर्फ ये दे सकता है। अब क्रेडिट में और एक क्या है कि अगर ये इंसान 4-5 साल में नक्सलाइट खत्म कर दिखाता है तो नशा तो बिल्कुल छोटी बात है, नशा तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये पॉलिटिकल क्रिमिनल एक्टिविटी थी नक्सलाइट। अगर इन्होंने बैठकर वो 7 साल में साफ करके दिखाई है तो पंजाब के लोग, पर्टिकुलरली वुमेन फोक जो है, महिला वोटर जो है, वो अमित शाह के पास अट्रैक्ट होगा। और इसमें बाकी आरएसएस वगैरह है, लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी को अंदर से खोखला करने का काम संदीप और राघव चड्ढा करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी जो मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है उसकी, तो क्या होता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो अपने तरीके से आइडियोलॉजिकली देखते हैं, मैं सोशियो पॉलिटिकली देखता हूँ हमेशा कि उधर की मानसिकता क्या है। अब बंगाल पर मैं क्यों बोल रहा था बार बार कि बंगाल में मैं देख रहा था कि सारे लोग बोलने को तैयार नहीं है। अब बोलेंगे और ममता के बारे में अच्छा बोलेंगे तो उनको डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको ममता के बारे में अच्छा बोलना नहीं था और बुरा बोलने को डरते थे। उसका मतलब वो 70-80% लोग ममता के खिलाफ हो गए। ये साइकोलॉजिकल डिडक्शन है, ये पॉलिटिकली नहीं निकला। तो क्या होता है, हम लोग पॉलिटिकली देखते हैं और नोएडा में बैठ के आप अंदाज करते। मैं आपको बोलूंगा, आपको मिले तो एक किताब लाके पढ़ो, द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, माइकल मायर का किताब है, माइकल मायर। ये माइकल मायर जब सोवियत यूनियन टूट रहा था उस वक्त उधर था बर्लिन में, और उसने अपने आंखों से बर्लिन वॉल गिरते हुए देखी है। तो वो वहां से नया, उस वक्त वो यंग था, तो वो वहां बैठ के न्यूज वीक का ब्यूरो से काम करता था, यूरोप ब्यूरो में। तो वो लिखकर भेजता था, तो न्यूयॉर्क में बैठे संपादक वो कागज फेंक देते थे डस्टबिन में, बोले ये क्या पागल बोल रहा है, और उसके नाम पर वहां बैठकर आर्टिकल लिखते थे और न्यूज वीक में पब्लिश होता था। तो उसकी एक किताब है जिसने डिसइंटीग्रेट सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होते हुए देखा है, लेकिन उस पर उसके ही संपादक विश्वास नहीं कर रहे थे। आजकल हम देखते हैं कि नोएडा में बैठे जो संपादक थे वो बंगाल में हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए पहली बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर बात करो तो आपके पास कोई रियलिटी होगी। मैंने कहीं जेफरसन का एक कोट पढ़ा था कि आई नेवर रीड ए न्यूज़पेपर एंड आई एम वेल इन्फॉर्म्ड। ये उन्होंने 250 साल पहले बोला है, जेफरसन ने। आज हम 250 साल आगे आए, तो मीडिया पर कितना भरोसा रखना। ये डेटा पर काम करते हैं, फैक्ट्स पर काम नहीं करते, और इसलिए इनकी और इंसान जो होता है ना, वो आप काउंट करते हो 1 2 3 4, लेकिन वो डेटा नहीं होता, वो जिंदा इंसान होता है और उसका दिमाग होता है। वो दिमाग चलता है, वो अनुभव करता है, उसके आधार पर वो वोट बनाता है या रिएक्ट होता है। मुझे याद है, मैं 4 मई के पहले बार बार ये सब हिंदी वालों को, मेरे दोस्त है उनको बोल रहा था कि जो अमित शाह बोला है कि अगले 3-4 हफ्ते सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में रहेंगे, तो मैंने कहा था ये टीएमसी वालों को बचाने के लिए रहेंगे। और देखो क्या हो गया, क्योंकि पब्लिक 4 मई के बाद कंट्रोल नहीं होगी, ये भी मैं साइकोलॉजिकली समझता था, क्योंकि लोगों की जो वीडियो देखता था, बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी, बॉडी लैंग्वेज बोल रहे थे, चेहरे बोल रहे थे, लेकिन कोई वो माहौल क्या है जो करता है ना, वो भी वो देख नहीं पा रहा था, सामने खड़ा है।
और मैं 1500 किलोमीटर दूर बैठकर मैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज समझता था, एंकर की नहीं, आम आदमी की। तो वो होता है। तो इसलिए अमित शाह क्या करते हैं वगैरह, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो, मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखो। अब ये कॉकरोच 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 चिल्ला रहे, मोदी वगैरह मुड़कर भी उनकी तरफ नहीं देख रहे, मुड़ के भी, क्योंकि उनको मालूम है इनकी औकात क्या है, इसके पीछे कौन है। तो उनको तो शहीद नहीं करना है, वो तो पीछे पड़े कि हमको शहीद करो। यही तो चालाकी होती है, यही तो चालाकी होती है। और स्ट्रेटेजी वगैरह, हम स्ट्रेटेजी वगैरह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी समझते नहीं। स्ट्रेटेजी में बहुत सारी चीजें होती है, और ये इनका तरीका क्या है, एक कोई कारण दे दो। अब मसाला जो होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मसाले में 15-25 पदार्थ होते हैं। तेज पत्ता होता है, लहसुन होता है, मिर्च होता है, ये दालचीनी होती है। तो इससे ये स्वाद है ऐसा नहीं होता, उसका जो प्रमाण होता है कम ज्यादा होता है, मात्रा जो होती है कम ज्यादा होती है। तो ये नॉर्थ का होता है, साउथ का होता है, महाराष्ट्र का होता है, ये नागपुर का होता है, वो उसकी मात्रा के आधार पर होता है, लेकिन हर चीज उसमें होती है। तो वैसे ही जब स्ट्रेटेजी का बात हम करते हैं ना, तो स्ट्रेटेजी भी कौन सा आइटम कितना इस्तेमाल करना है, इस पर बनती है। क्योंकि सर इसके अंदर देखिए, अभी इस टाइम पे जैसे आप बोल रहे हैं, बड़ा इनके अंदर एक कोशिश है, एक मुद्दा कहीं मिले, राम मंदिर का उठा लो, या ये कॉकरोच जैसे आप बोल रहे हो, अभी लेटेस्ट वो E20 का शुरू हुआ, एक मुद्दे में कहीं पे कुछ ऑपोजिशन खड़ी करो, ताकि इनकी जो बीजेपी के एक के बाद एक जो चीजें जीत रहे हैं, उसको कहीं रोकने की कोशिश है। वो राम मंदिर तो मुझे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी है ना, वो मुझे शिकंजा लगता है, ट्रैप है वो ट्रैप है। देखो जो कुछ हुआ, वो खबर बाहर आई, ट्रस्ट ने इनिशिएटिव लिया है, इनके चीफ मिनिस्टर ने SIT अपॉइंट कर दी, 8-9 लोगों को अरेस्ट हो गया। तो इनको लगा बड़ा हथियार हाथ में आया। ये गधे भूल गए कि तुम चढ़ावा चोरी के लिए राम भक्त बन जाओगे तो ज्ञान व्यापी पर क्या करोगे। यूपी के चुनाव में ज्ञान व्यापी भी मुद्दा होगा, यूपी के चुनाव में मथुरा भी मुद्दा होगा। तो उस वक्त ये डुप्लीकेट जो राम भक्त बन रहे हैं, उनको एक सवाल का जवाब देने आएगा। तो इसलिए मुझे वो ट्रैप लगता है कि ठीक है भाई, हम जो है हमने उनको पकड़ा है, भले हमारे हो गए, उनको जेल में डालेंगे, लेकिन तुमको ज्ञान व्यापी पर अपना कपड़ा उतारना पड़ेगा, तुमको मथुरा पर अपना कपड़ा उतार कर नंगा होना पड़ेगा। उसमें अपोजिशन फंस जाएगा। इसलिए मुझे लगता है चढ़ावा चोरी ये एक तरीके से ट्रैप है, जिसमें डुप्लीकेट राम भक्त फंस जाएंगे। एक बात है। दूसरी बात यह है कि आम इंसान जो होता है वो आइडियोलॉजिकल और थॉटफुल नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, वो अनुभव पर निर्भर होता है। अब एक बात है कि चढ़ावा चोरी वाले को शिक्षा तो होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो साला हमारे बच्चियों पर, महिलाओं पर रेप भी हो तो चलेगा, हम अखिलेश को लाएंगे। कोई करेगा? कोई करेगा? अखिलेश का मतलब क्या होता है? फिर समाजवादी पार्टी, फिर गुंडागर्दी। तो लोग इतने समझदार है कि चढ़ावा चोरी का मामला इतना नहीं है कि घर की आबरू जुए में लगा दे, क्योंकि आम इंसान अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट बनाता है और वोटिंग करता है। वो आपके आइडियोलॉजी पर नहीं करता, आइडियोलॉजी पर नहीं करता। और ये सब, और तीसरी बात, ये लोग आइडियोलॉजी के आधार पर जो कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें एक बड़ी गलती है कि आप हिंदू मानस नहीं समझोगे। हिंदू मानस ये होता है कि मैंने दान किया है, दान करने के बाद वो कहां गया, किसी ने चोरी किया, इससे मुझे मतलब नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े हमारे साउथ में वगैरह, महाराष्ट्र में मंदिर है, हजारों की संख्या में नारियल दिया जाते हैं, उसका नीलाम होता है,
तिरुपति में बाल काटते हैं जाके लोग, उस बाल का नीलाम होता है, तो वो फ्रॉड नहीं है? मैंने भगवान के लिए दिए थे, तुमने बेच डाले क्योंकि दान किया है। दान के बाद नेत्रदान होता है, रक्तदान होता है। किसको दिया पूछते हैं हम लोग। हाँ, ब्लड बैंक में अगर खून दिया है वो खराब हो गया तो उस पर लोग गुस्सा होते हैं, लेकिन रक्तदान तो छोड़ते नहीं है ना। तो दान का मतलब हिंदू मानस में क्या है ये सोचो, तो आपको पता चलेगा कि चढ़ावा चोरी पॉलिटिकल इशू नहीं बन सकता। बहुत सारे मंदिरों में छोटे मोटे फ्रॉड होते हैं, इसलिए दान रुका नहीं है, ना मंदिर जाना रुका है। ये हिंदू मानस है। इसलिए मैं हमेशा करता हूं कि तुम 80% 75% अगर वोटर हिंदू है तो वो हिंदू बन के कैसे सोचता है ये देखो। फिर सोशल हो, पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, उसकी सोच में जाओ। तुम आइडियोलॉजिकल सोच में मत जाओ, वो कैसे करेगा। और एक दूसरी बात होती है कि गड़बड़ हुई है, बिल्कुल हुई है, गुस्सा लोग हुई है, होए, लेकिन उनको पूछो कि ऐसा मामला होगा तो उसको, चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी अखिलेश अच्छी निभाएगा या बुलडोजर बाबा? तो लोग बोलेंगे बुलडोजर बाबा। गुस्सा सही है, मैं मानता हूं गुस्सा सही है, लेकिन फिर भी हम, पुलिस इसको बचा नहीं पाई, लेकिन हम आरोपी को पकड़ने के लिए जाते पुलिस थाने ही जाते ना। दिस इज सिंपल लॉजिक। लेकिन जब आप आइडियोलॉजिकली ज्ञानी हो जाते हो तो आप खुद का सोचना ही बंद कर देते हो, किताब में सब जवाब ढूंढते हो। इसलिए पंजाब हो या उत्तराखंड हो या बाकी जगह हो, ये जो बंगाल से निकला हुआ हिंदुत्व का मामला है वो रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैंने बोली कि ये अगर राम मंदिर में ज्यादा, अखिलेश के पास तो बैगेज है कि तेरे बाप ने खारसों के ऊपर गोली चलाई है। तुम ही बोलते थे कि हमारे लिए तो अब भी वहां मस्जिद है, तुम बोलते थे वहां अस्पताल होना चाहिए, तो अब चढ़ावे को क्यों रो रहे? तो ये सब लोग जानते हैं। और आपको मालूम है कि मोदी ने जो जंगल राज का मामला उठाया 20 साल पुराना, लालू 20 साल पहले बिहार में थे, लालू का राज 20 साल पहले खत्म हो गया, फिर भी वो आज भी चलता है सिक्का। तो इनका तो मामला क्यों नहीं चलेगा? असलियत है ना सर पर अपने बाप के पाप है ना, वो छोड़कर नहीं। और वो जितना बोलेगा उतना कार सेवक पर गोली चलाई, ये मामला उठेगा। बात निकलती है तो दूर तक जाती है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक तरीके से चढ़ावा चोरी ये अपोजिशन के लिए ट्रैप बनाया गया। अब वो लोग सबको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, उनकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। 8 महीने तो 6 महीने 7 महीने बाकी है, बीच में ये सब हो जाएगा। उसके बाद आप चढ़ावा चोरी पर बोल भी नहीं सकोगे, लेकिन आपको ज्ञानव्यापी पर बोलना पड़ेगा, आपको मथुरा पर बोलना पड़ेगा। फिर क्या करोगे भाई? समझे? इसलिए मैं इसको ट्रैप मानता हूं कि अभी से उनको लटका के रखो और बाद में बोलना भाई अब ज्ञानव्यापी पर हिंदू हो जाओ, अब मथुरा के बारे में भी हिंदू हो जाओ, फिर ये फंसेंगे। ये ट्रैप होता है बहुत। हमारे यहाँ तुम कोकण से कर्नाटक वगैरह जाओगे, केरला तक, वो जो मछुआरे होते समुद्र में मछली पकड़ते, वो क्या करते, नौका लेकर अंदर जाते और पूरा 1.5-2 किलोमीटर का राउंड मारते और उसका जो जाल होता है फैल कर जाते। तो पानी आ जाता है हाई टाइड के समय, वापस जाता है, वो जाल में मछलियां फंस जाती है। तो 8 घंटे बाद जाएंगे मछली उठाने के, 8 घंटे बाद। तो 8 महीने बाद क्या होगा सोचो आप, कितनी मछलियां जाल में फंसेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चढ़ावा चोरी का मामला जो अखिलेश वगैरह कांग्रेस ने उठाया, ये जाल में फंस गए।
सर अगर आप इसको थोड़ा सा देखें दूसरी तरफ से, ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश ये है कि भाई किसी तरह से हिंदुत्व का जो गेम है उसको तोड़िए। कल में एक जो इनके जो पालतू वो हैं रिपोर्टर्स हैं, मैं उनको देख रहा था, वो तो नहीं जी हिंदुत्व कार्ड तो खत्म हो गया, अब नहीं चलेगा हिंदुत्व कार्ड। ये राम मंदिर के बाद तो हिंदू भी परेशान है कि ये हिंदुत्व थोड़ी चला सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर ये लोग हिंदुत्व नहीं चलाएंगे, जिनके जो अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं अभी इस टाइम पे, बीजेपी कुछ समय तक, एक टाइम था अडवाणी के टाइम तक तो वो बोलते थे नहीं नहीं जो हुआ गलत हुआ। मोदी जी के सामने तो कोई बोलता ही नहीं है, मोदी जी तो बोलते भैया जो हुआ हुआ जो भी है। और योगी के जो लेटेस्ट लोग हैं वो तो बोलते भैया जो हुआ सही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अनअपोलोजेटिक की तरफ जा रहे हैं। तो हिंदुत्व की नहीं, राजनीति वही तो बोल रहा हूँ ना, वो सच्चाई देखना नहीं चाहते। आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? इसलिए मैंने बोला ना, 4 मई को दोपहर 12 बजे तक कोई मान नहीं रहा था ममता हारेगी, कोई मान नहीं रहा था कि बीजेपी मेजॉरिटी लाएगी। मैंने तो 200 से ज्यादा आंकड़ा दिया था। लेकिन ये लोग जो आप बोल रहे हो, ये लोग तो बीजेपी मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच सकती, इसकी गारंटी दे दो, क्योंकि वो सच्चाई देखना नहीं चाहते। अब जो कोई बोल रहा है, जो कोई बोल रहा है, ये पल्लवी घोष करके न्यूज़ 18 में, उसका वो बाद में 8-10 मई को कभी मैंने सुना, बोले मेरे कॉलोनी में मेरी आंटी रहती है, उसको अभी 15 साल बाद वोटिंग करने का चांस मिला है, तो पहले क्यों नहीं बोल रही थी? बिकॉज शी वॉज पॉलिटिकली करेक्ट। ये अपने घर की बात बोल रही है। मेरी आंटी 15 साल वोट देने को नहीं जाती थी, वो मोटर बाइक वाले आके कॉलोनी के गेट पर खड़े रहते थे, तो मेरी आंटी या वो अंकल वगैरह घर से निकल नहीं पा रहे थे। तो ये पहले क्यों नहीं बोल रही थी? क्योंकि उनको पॉलिटिकली करेक्ट रहना था। मेरे लिए तो वो बंधन नहीं है। मैं तो 25-50 साल से जो मेरे दिमाग में है वो बोलता हूँ। वो गलत हो, अच्छा हो, आपको पसंद हो ना पसंद हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं बोल रहा हूँ। वह आपको एक बात और बोलूँ, जो 4 साल पहले जब छत्तीसगढ़ का चुनाव था, तो एक अंकुर चौधरी करके नोएडा में रहते, वो मुझे जयपुर डायलॉग में मिले थे और वो मेरे पीछे पड़े थे कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जीतेगी। अरे बीजेपी वाले मान रहे थे नहीं हम हार चुके, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा था, लगातार फोन कर रहा था। तो एक बात उसने ऐसी कही कि मैं कन्विंस हो गया, ये बोल रहे उसमें दम है। और मैंने वीडियो उस पर बनाया कि छत्तीसगढ़ सबको चौंकाएगा। और जब सही हो गया तो सब बोले अरे क्या भाऊ की भविष्यवाणी है। आखिर मैंने एक वीडियो डाला, ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है। वे अंकुर चौधरी नाम के नोएडा में रहने वाले एक इंसान का आकलन था। हाँ, उसने मुझे कन्विंस किया, मैं कन्विंस हो गया, इसलिए मैंने वीडियो किया, लेकिन आकलन मेरा नहीं। तो ये बात होती है ना, ये लोग मानने को राजी नहीं तो नहीं रहो, मर जाओ उसमें। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा काम जो है वो रास्ते में, हाईवे में जो बोर्ड लगे रहते साइड में कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया या टेढ़े मेढ़े रास्ते वगैरह, तो आप नहीं मानोगे तो आपका एक्सीडेंट होगा ना, बोर्ड का कोई नुकसान होने वाला नहीं। मैं वो बोर्ड हूं, आप मानो ना मानो, मैं तो बोलता रहूंगा। तो वैसे ये दिखाई दे रहा है, आप मानो ना मानो, इनको लगता है कि हिंदू तो कभी का खत्म हो गया है। जब 2004 में वाजपेयी हार गए, उस वक्त ही हिंदू तो खत्म हो गया था, लेकिन उसका अलग मोल्ड करके मोदी जी लाए हैं। और मोदी जी ने जिस ढंग से 12 साल में, अब ये लोग हैरान है इसलिए कि ये है वो है। भाई आंदोलन मूवमेंट क्यों नहीं होती? आंदोलन, रोमिला थापर का एक वीडियो मैंने देखा, वो चिंतित है देश में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। ये गधे एक बात भूल जाते हैं, आंदोलन होता है ना जब पेट में आग लगती है। भूखा इंसान भूखे शेर जैसा रास्ते पर आ जाता है। अगर 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहा है तो कितने लोगों के पेट में आग है? और वो आग नहीं तो तुम कोई भी मुद्दे उठाओ, उससे लोग रास्ते पर आने वाले नहीं है। बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, अगर उसका प्रॉब्लम नहीं है तो आंदोलन वही खत्म हो जाता है।
दम तोड़ देता है। ये जिनको पता नहीं, समझते नहीं, ये बड़े बड़े थियोरिटिशियन और ज्ञानी हैं, किताब में फंसे हैं तो फंसे रहो। तो ये छोटा कॉकरोच जनता पार्टी पकड़ गए। ये भूल गए कि ऐसा कहा जाता है ना, कहावत है, डूबने वाले को तिनके का सहारा। ये कहावत है, वो आपको तिनका मोटिवेट करता है, लेकिन आप तिनका पकड़ो कि ये मुझे बचाएगा, तो आप तिनके को डुबाते हो, समझे? तो ये तिनके ढूंढते रहते कि अरे कॉकरोच पार्टी 2 करोड़ से ज्यादा इसका वर्चुअल मेंबरशिप, अरे 200 लोग नहीं आ रहे वहां, क्योंकि वो तिनका था। और वहां ये डफली वाले वगैरह पहुंच गए तो तिनके को भी डुबाकर उठेंगे। वो तो पहुंच ही गए हैं सर। वो तो सारे वहीं पे पहुंच गए सर। आखिर में अभी जो बड़े बड़े इलेक्शंस आ रहे हैं यूपी में, पंजाब के अंदर जो बड़े बड़े इलेक्शंस आ रहे हैं, इसके अंदर जो कहा जा रहा है कि भाई यूपी में तो बड़ा क्लियर है कि भाई बीजेपी वापस आ रही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। पंजाब में अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर अभी ये सतलुज मूवी से थोड़ा सा खालिस्तान का गेम शुरू करने की कोशिश करी है इधर पे। वो ये जो कोशिशें इनकी चलती रहती हैं, जो वामपंथी हैं ये उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। तो आपको ये जो अगले इलेक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस देश के अंदर अभी 2 ही जो बचे हैं, जो बड़े बड़े जो बैस्टियन इलेक्शन जिनको बोलते हैं, एक यूपी और एक पंजाब, ये 2 अगर सीधे निकल गए तो पूरा देश इनके हाथ में है। उसके बाद ये फिर सफाई अभियान जो इनका चल रहा है वो कर सकते हैं। तो आप ये इलेक्शंस और सफाई अभियान इन दोनों को कैसे देखेंगे सर? सफाई अभियान तो पर्दे के पीछे चलता है, वो तो ओपनली नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब, मुझे आशा है, आज अभी समय है, लेकिन मेरा मानना है कि पंजाब, मैंने बोला ना आपको, नशा अगर मुद्दा जिस ढंग से अमित शाह ने उठाया और उन्होंने बोला कि मैं 2 महीने डेरा डालकर बैठूंगा, इसका मतलब समझो। जब उन्होंने बोला था कि मैं 15 दिन बंगाल में रहूंगा तो मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अमित शाह जब बोलते हैं, वो पुराने जमाने में टेलीग्राम होता था, तो जो टेलीग्राम होता था ना, वो कम से कम वर्ड्स में भेजना पड़ता था। तो अमित शाह बोलते ना, टेलीग्राम की भाषा बोलते, बहुत कम शब्दों में बोलते, तो उसके मायने आपको समझना जरूरी है, वरना आपको अमित शाह की स्ट्रैटेजी समझेगी भी नहीं। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्लियर कट है, उनको पंजाब भी जीतना है और पंजाब जीत कर रुकेंगे नहीं। पंजाब और बंगाल, उसका जो विभाजन है वो भी खत्म होगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन इतनी उधर की और इधर की डेमोग्राफी आप साथ लोगे? मैंने बोला किसने बोला है? घर वापसी शुरू हो जाएगी। और घर वापसी वो सच्ची ईमानदारी से आएंगे। मतलब ये देखो, कन्वर्टेड होते हैं ना, वो ज्यादा कट्टर होते हैं। कन्वर्टेड मुस्लिम कट्टर है, तो मुस्लिम से कन्वर्ट होकर हिंदू होगा ना, वो नॉर्मल हिंदू से भी ज्यादा कट्टर होगा। तो जो बदलने वाली एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, उसको अगर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सेटल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी अगर साथ देता है, तो बंगाल और बांग्लादेश में बहुत बड़ी घर वापसी होगी। और घर वापसी के बाद बड़ा क्लैश शुरू होगा और बड़ा कन्वर्शन का मामला बढ़ते जाएगा। तो इसलिए आज मुझे लगता है कि पंजाब पर निशाना है अमित शाह का और मोदी का और आरएसएस का भी, कि ये जो विभाजित 2 प्रोविंस है वो पहले इकट्ठा करो, बाद में हम ये। अब देखो, आज ही मैंने देखा इंडोनेशिया में मोदी का सम्मान वगैरह हुआ है, तो पूरा आप वो देखो, सऊदी अरेबिया से लेकर जिसको अखंड भारत करके जो नक्शा दिखाया जाता है, वो पूरा इलाका कैसे कवर होता है देखो। लेकिन ये बहुत बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, 40-50 साल का है ये। लेकिन उसमें एक आप जीतते जाते हो ना, रन रेट जो होता है, उस रन रेट से आप जाते हो, तो आपके पास 50 ओवर है, शायद 40 ओवर में कंप्लीट होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्कोर बढ़ाते जाते हैं, उसको लड़ाई बोलते हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे करके घुसना पड़ेगा हमको। हमारे देश में ना थोड़ी सी उत्सुकता ज्यादा है सर,
बहुत लोग बड़े उत्सुक हो रखे हैं कि भाई पीओजे के अभी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फटाफट करो, क्या कर रहे हो, मोदी लेट कर रहा है। तो एक वो उत्सुकता इतनी ज्यादा नहीं है नहीं कि सब कुछ। वो देखो, ये ऐसे ज्यादा से ज्यादा 4-5% होते हैं। हाँ। बाकी आम लोग होते हैं ना, वो भरोसा करते हैं उस पर। ये मैंने तो 2014 में ही एक आर्टिकल मैंने ब्लॉग पर लिखा था, मोदी को अगर डर किससे है तो अपोजिशन से नहीं है, उनके उतावले फॉलोअर्स से। मोदी ये ऐसी चीज है कि पहले जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने की हुई एक भी गलती मोदी रिपीट नहीं करेंगे, ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी मैं मानता हूं। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक हर एक ने कुछ ना कुछ गलती की है, उसके परिणाम भुगते हैं। मोदी ने पहले तय किया है कि सत्ता हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर टू, पहले वालों ने जो गलती की है नहीं करनी। और तीसरी बात आपको बता दूं, 7-8 फरवरी को मोहन जी भागवत मुंबई में थे, उनके 4 सेशन हो गए थे, मैं था उधर। उन्होंने एक बहुत भारी बात बोली, वो इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स उस पर चर्चा भी नहीं करते, उनको समझ में भी नहीं आया। किसी ने उनको सवाल पूछा था कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस को कैसे समझाएंगे, तो उन्होंने बोला था कि समझाने के झंझट में मत पड़ो, उनसे दोस्ती करो। दोस्ती में एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है, फायदेमंद होता है, लेकिन एक बात मत भूलो, दोस्ती करते वक्त हाथ में डंडा होना चाहिए, समझे? जिसके हाथ में डंडा है दूसरा दोस्त उसकी सुनता है। भाई बिन बने ना प्रीत, हो तो बड़ा क्लियर है सर। हाँ, तो ये बात होती है, लेकिन ज्ञानी लोग होते हैं उनको वो अनपढ़ लोग समझते, ज्ञानी लोग, क्योंकि अनपढ़ लोग जो है ना वो कीर्तन प्रवचन सुनने जाते, मार्क्सवाद, एरिस्टोटल ये बातें नहीं पढ़ते, वो प्रवचन सुनने जाते। तो इसलिए आराम से हो जाए, कोई बात नहीं। यूपी तो जीतने वाले, यूपी में मुझे शक नहीं है, क्योंकि मैंने चुनाव के पहले ही बंगाल के बोल दिया था कि पहला जो 93% वोटिंग हुआ था, तो मैंने बोला था ये अर्थक्वेक हुआ है, और दूसरी फेज होगी उसको मैं सुनामी कहता हूं। अब सुनामी निकली है और पाकिस्तान तक पहुंची है, वो इंडस सिविलाइजेशन वगैरह ढूंढने लगे हैं, तो सुनामी कहाँ पहुंचे इसका पता लगता है, देखते हैं। सही है सर। नहीं, ये बात आपकी ये एकदम पते की बात है। थैंक यू सर आपके समय के लिए। आपने मेरे को बोला आधा घंटा, उससे ज्यादा मैं आपसे लूंगा नहीं, क्योंकि आप